उद्धव ठाकरे पर बिफरे फडणवीस। कल के सभा में भी विपक्ष ने किया, बीजेपी गद्दार पार्टी है और गद्दारी से उन्होंने सरकार बनाई राज्य में और उसका जवाब जनता देगी। सबसे बड़े गद्दार कोई होंगे तो उद्धव ठाकरे हैं। नतीजे में बीजेपी पड़ेगी 20। राम मंदिर और सावरकर कोई मुद्दा नहीं है, शरद पवार भी यही कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी वही कह रहे हैं। राम का विरोध करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी में नहीं दम, काम नहीं आएगा गठबंधन। सोनिया जी 17 बार प्रयास कर चुकी है राहुल जी को लॉन्च करने का, लेकिन ये ऐसा लॉन्च है जो उड़ता ही नहीं है, फेल ही होता है। देवेंद्र फडणवीस एक्सक्लूसिव बेबाक बात। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के सभी सीटों पर चुनाव 5वें चरण में हो जाएगा। मुंबई सहित आसपास के एमएमआर रीजन की तमाम सारी सीटें हैं जिसके लिए बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री खुद यहां पर रैली करने आए, रोड शो करने आए। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। सर नमस्ते भारत एक्सप्रेस में। पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के रैली के बाद क्या एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी की थी, जो माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, वो सब कुछ साफ हो गया क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि एंटी इनकम्बेंसी इस चुनाव में है ही नहीं। ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 सालों के बाद एक प्रधानमंत्री जनता के सामने जा रहा है और जनता पिछले समय से ज़्यादा उनको रिस्पांस दे रही है और निश्चित रूप से उनके कैंपेनिंग से मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र में हमारे उम्मीदवारों को बहुत फायदा मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री को ज़्यादा रैलियां करनी पड़ रही हैं पिछली बार 19 के बाद से, क्योंकि अब विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री परेशान है इसलिए ज़्यादा रैलियां कर रहे हैं और पूरा विपक्ष आपके खिलाफ एकजुट होकर के, जिस समय प्रधानमंत्री की रैली चल रही थी उसी समय बीकेसी में उनकी भी रैली थी। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम पिछले चुनाव का विचार करें तो 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच 4 फेज में चुनाव हो गया। मतलब समझ लीजिए कि 11 से 29 के बीच का मतलब 20 दिनों में। इस बार का चुनाव 19 अप्रैल से 20 मई तक, यानी 1 महीने से ज़्यादा ये चुनाव चला, तो इसलिए हमको ज़्यादा मौका मिला। इसमें 5 फेजेस हुए, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया कि हर फेज में हमको सभाएं दे, तो इसलिए पिछले बार से कुछ सभाएं हमारी ज़्यादा हुई। दूसरा ऐसा है कि इस बार हमने प्रधानमंत्री जी को ये कहा था कि जो हमारे साथी है उनकी सीट्स पर सभाएं होनी चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने उनकी भी सीट्स पर की। पहले 12-13 होती थी, इस बार 17-18 हुई। बहुत फर्क नहीं है, पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे भाई, 4 बार खरगे जी आकर गए, केजरीवाल को लाया, इन्होंने और गांव भर के लोगों को लाया। ये सब लोगों को लाते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री जी को लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। इनके पेट में क्यों जलन होती है? एक महत्वपूर्ण सवाल कल के सभा में भी विपक्ष ने किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें कहा कि बीजेपी गद्दार पार्टी है और गद्दारी से उन्होंने सरकार बनाई राज्य में और उसका जवाब जनता देगी। सबसे बड़े गद्दार कोई होंगे तो उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने पब्लिक के मैंडेट से गद्दारी की। दूसरे नंबर के गद्दार होंगे तो कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने उनका साथ दिया। ये सारे गद्दार कितना भी चीख कर चिल्ला कर कहे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार तैयार की, लोगों ने जिनको चुनकर दिया था, जो मैंडेट दिया था, ये जो शिवसेना हमारे साथ है और हमारी सरकार बनी, एनसीपी तो बाद में आई, ये सारे लोग हमारे साथ अलायंस में चुनकर आए, तो लोगों के मैंडेट का सम्मान हमने किया है। बंद दरवाजे में चर्चा को लेकर लगातार उद्धव ठाकरे बोलते रहे। फिर हाल में कुछ और थ्योरी आई कि आपने आदित्य को सीएम बनाने और उनको ग्रूम करने का प्रपोजल किया। फिर उसके बाद और थियरीज आई। जहाँ तक हम सब चुनाव कवर कर रहे थे, आपने कई बार फ़ोन किए
उस समय में मैंडेट आने के बाद फ़ोन नहीं उठाया उद्धव ठाकरे, एग्जैक्ट क्या हुआ था? और उद्धव जो थियरी या जो परसेप्शन बना रहे हैं, क्या वही सही है क्या? देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि या तो उद्धव ठाकरे ये सीरियल लायर है, झूठ बोलने की आदत शायद उनको लग गई है, या फिर वो किसी भ्रम में जी रहे, इल्यूजन में जी रहे। मैं हमेशा कहता हूँ, सच बोलने के लिए विचार नहीं करना पड़ता और झूठ को छुपाने के लिए रोज नया झूठ बोलना पड़ता है। आज उनकी हालत ऐसी है, उनको ये पता है कि उनको इस प्रकार का कोई वादा नहीं मिला था। पहले उन्होंने अपना वर्जन क्या कहा कि अमित भाई ने वादा किया था, फिर कहा देवेंद्र ने वादा किया था। इतने बार उन्होंने अपना वर्जन बदला है। कभी कहते कि हमने कहा था 2.5 साल का और हम लिख कर देंगे। ये सारी चीजें आज क्यों कह रहे हो? अगर ये चीजें सच होती तो 6 साल में कहीं ना कहीं तो बोलते, 5 साल में कभी नहीं कही। अब चुनाव के समय कह रहे। इसलिए मैंने बोला, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको रोज अपने झूठ को छुपाने के लिए नया झूठ बोलना पड़ता है। ये रोज नया नया झूठ बोल रहे हैं। सिंपैथी के आधार पर विपक्ष क्या महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है क्या, कि मेरे साथ अन्याय हुआ? पवार साहब कह रहे हैं मेरे साथ अन्याय हुआ। क्या ये सिंपैथी करके चुनाव लड़ने की कोशिश है? प्रयास तो उनका है, एक प्रकार से इमोशनली लोगों को चार्ज करने का एक इमोशनल अत्याचार वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोग सिंपैथी कब देंगे? शरद पवार जी ने इस देश में पार्टियां तोड़ने का रिकॉर्ड किया है, घरों को तोड़ने का रिकॉर्ड शरद पवार जी के नाम से। अपनी ही पार्टी को तोड़कर अपने ही नेता को नीचा करके पहली बार वो मुख्यमंत्री बने और उस समय हमारी मदद से बने। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद कोई सिंपैथी उनको मिलेगी। और जहां तक शिवसेना का सवाल है, जिस दिन उद्धव सेना ने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे इनके विचारों को धोखा दिया। बाला साहब ठाकरे कहते थे, जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा मैं मेरी पार्टी का दुकान बंद कर दूंगा। उसी कांग्रेस के साथ बैठकर जब से उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे नहीं लगता कि लोगों के मन में कोई सिंपैथी बची है। उद्धव ठाकरे को आप कह रहे हैं, शरद पवार को कह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों में जिस तरीके से जातिगत आधार पर पूरा महाराष्ट्र लड़ रहा है, ओबीसी का आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरना, मराठाओं का आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरना, क्या, और इसके पहले जब आपकी सरकार थी 5 साल, तो भी जितने मोर्चे निकले, जितनी चीज़ें निकली, तो क्या इस पूरा जो पुरोगामी महाराष्ट्र कहा जाता है उसको जानबूझकर ये पोलराइजेशन के लिए या जातिगत आधार पर ये पूरा चुनाव ट्रेंड सेट किया जा रहा था पहले से 1.5 साल से? देखिए, कुछ हद तक आपकी बात सही है और मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र के लिए इससे ज़्यादा बुरी बात दूसरी कोई हो नहीं सकती। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जातिगत बिखराव दिख रहा है, एक प्रकार से 2 समाज एक दूसरे के सामने खड़े हैं, दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जो लोग इसको इंजीनियर कर रहे हैं, जो लोग इसको उस्का रहे हैं, जो लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो लोग इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं समझ रहे कि वो महाराष्ट्र का कितना नुकसान कर रहे हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए महाराष्ट्र को आग लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है छोटे समय के लिए वो सफल हो सकते हैं, लंबे समय के लिए नहीं होंगे। राम मंदिर और सावरकर कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी जानबूझ के इन सब मुद्दों को लाने की कोशिश कर रही है। शरद पवार भी यही कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी वही कह रहे हैं। उनके लिए तो राम मंदिर मुद्दा कभी था ही नहीं ना। राम का विरोध करने वाले लोग हैं ये। उद्धव ठाकरे तो साथ नहीं, में थे। उद्धव ठाकरे क्यों नहीं गए? राम मंदिर का निमंत्रण मिला, क्यों ठुकराया निमंत्रण? 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में मूर्ति की
प्राण प्रतिष्ठा थी, वो कह सकते थे इंडिया आघाड़ी को कि नहीं भाई, हम राम को मानने वाले हैं, चुनाव अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, हम जाएंगे। नहीं गए, दब गए। देखिए अब किसके साथ बैठे हैं? उस कांग्रेस के साथ बैठे हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम जी का अस्तित्व नकारा। ये वही कांग्रेस है जिसने हलफनामा देकर कहा था कि राम जी काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। ऐसे कहने वालों के साथ ही बैठे तो इनको राम कहां से सुहाएगा? ये राम विरोधी हो गए। अभी इनको केवल एक समुदाय की वोट चाहिए। आप देखिए उद्धव ठाकरे जी ने हिंदू शब्द कहना बंद कर दिया। अभी तो मुसलमान उनके साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट बंद कर दिया। अभी उनके सभाओं में टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगते, कैलेंडर उर्दू में छापते और उसमें जनाब बाला साहब ठाकरे लिखते। और हद तो तब होती है जब उनका स्टार प्रचारक मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी निकलता है और उनके जो जलसे निकलते हैं या जुलूस निकलता है, इसमें पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। देखिए ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने इनको नकली शिवसेना कहा ना, अगर बाला साहब ठाकरे होते ना तो कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने अपील की कि राहुल गांधी को अपने परिवार का सदस्य माने और रायबरेली में के लोगों को राहुल गांधी को अपने बेटे को सौंप रही हैं। 52-53 साल की उम्र में भी माता को अपील करनी पड़ रही है। ये इसे बीजेपी पॉजिटिव मानती है या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखती है? देखिए माँ का अपना फर्ज होता है, माँ तो हमें होती है। उन्होंने वापिस एक प्रयास किया है, लेकिन इससे पहले सोनिया जी 17 बार प्रयास कर चुकी है राहुल जी को लॉन्च करने का, 17 टाइम्स, और अलग अलग प्रकार से उन्होंने लॉन्च किया है। लेकिन ये ऐसा लॉन्च है जो उड़ता ही नहीं है, फेल ही होता है। और अभी उन्होंने वापस प्रयास किया है, लेकिन मेरा अपना मानना है रायबरेली की जनता अब उनका साथ नहीं देने वाली। स्वाति मालीवाल का जो केस हुआ, मुख्यमंत्री के बंगले में जिस तरीके की मारपीट की घटना हुई, उसे कैसे देखते हैं जब न्याय की बात कांग्रेस और लगातार विपक्ष कर रहा है और एक महिला सांसद के साथ इस तरीके से हो रहा है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने देना चाहिए और इसका जवाब इंडिया आघाड़ी ने देना चाहिए। मुंह छिपाते फिर रहे हैं, सवाल आते हैं तो कहते ये कोई बहुत महत्व की बात नहीं, इससे ज़्यादा महत्व की बातें हैं। एक सांसद को, एक महिला सांसद को मुख्यमंत्री के निवास स्थान में बुरी तरीके से पिटा जाए, उनको लगता है मुद्दा ही नहीं है। वो कहते इससे गंभीर मुद्दे हैं। तो इससे इनकी सोच पता चलती है, इनका दोगलापन पता चलता है, इनका नकाब उतर चुका है, इनका असली चेहरा सामने आया है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो है कि एकनाथ शिंदे के जितने कैंडिडेट्स हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मजबूती के साथ नहीं दिए गए, उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा महायुति को मेहनत करनी पड़ रही है? कई जगहों पे कमज़ोर कड़ी है क्या? कमज़ोर कड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, कैंडिडेट्स तो सब उन्होंने ठीक दिए हैं। हाँ, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि कुछ जगह ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ जगह कम। हमारे यहाँ भी कुछ जगह हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। चुनाव आखिर चुनाव के जैसा होता है, उस समय कौन सी चीज़ें क्रॉप अप हो जाए, कौन से इश्यूज़ अचानक सामने आ जाए, कह नहीं सकते। लेकिन मेरा मानना है कि उनकी भी सीटें अच्छी चुनकर आ रही है। एनसीपी को लेकर के, एनसीपी आपका नेचुरल अलाइज पार्टनर नहीं था, आपके साथ आया, उसके बाद क्या वो एडजस्ट हो रहा है? और एनसीपी को लेने को लेकर कैसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जब, क्योंकि लगातार विपक्ष कह रहा था जिनको 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बताया जा रहा था, उनके साथ सरकार चला रहा है। देखिए पहली बात तो यह है कि जिस समय हमारी पार्टी को और हमारे नेता को आइसोलेट करने का प्रयास हो रहा था और सब लोग मिलकर घेरना चाहते थे, ऐसे समय अजीत पवार जी बाहर निकले, उन्होंने एनसीपी अपने हाथ में ली और वो हमारे साथ में आए। जब चुनाव होता है तो चुनाव युद्ध की तरह होता है। कुछ युद्ध के नियम यहां भी लागू होते हैं और उसमें पहला नियम यह है कि अपनी ताकत बढ़ाओ। और जब आपको लोग घेरते हैं, ऐसे समय
आप अलग अलग लोगों से साझा होकर और अपनी ताकत को बढ़ाओ। हमने वही किया। वहाँ से बाहर निकले तो हमने उनको अपने साथ लिया। ब्राह्मण होने के कारण आपको काफ़ी समय से, पिछले 2 सालों से, जब जब भी विपक्ष टारगेट करता है आपको, तो आपके विकास पर नहीं करता। ये नहीं कहता कि आपने मेट्रो शुरू की, ये नहीं कहता कि आपने अलग अलग मुंबई के कई सारे कोस्टल रोड हो या फिर अटल सेतु हो शुरू किया। ज़रूर एक बात सामने आती है, तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या, किस तरीके से विपक्ष को क्या इस तरीके से करना चाहिए और चीज़ें? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मेरा यश ये है कि मेरे खिलाफ न ये भ्रष्टाचार पर बोल सकते, न विकास पर बोल सकते, कोई मुद्दा इनको मेरे खिलाफ नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूँ, महाराष्ट्र ने मुझे स्वीकारा है और मेरे विचारों सहित, जाति सहित, परिवार सहित, समाज सहित, सारी चीज़ों के साथ महाराष्ट्र ने मुझे स्वीकारा है। ये कितना भी हमला कर ले, फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार कितना पार, क्योंकि 400 पार का आपने ट्रेंडिंग किया, उस पर बहुत सारे मीम विपक्ष ने बनाए, बहुत सारी चीज़ें की। सेंटर में किस तरीके से देख रहे हैं? महाराष्ट्र में 45 प्लस का नारा आप लोगों ने दिया, बाद में आपके वरिष्ठ नेताओं ने उसको 48 पूरा कर दिया कि 48 मिशन 48 के तहत करना चाहिए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है अब 10-12 में सिमट जाएंगे। मैं तो उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 10-12 सीटें तो हमको दी, तो उनका तो बहुत आभार मैंने व्यक्त करना चाहिए। जहाँ तक देश का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि देश में अप्रत्याशित, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, ऐसी विजय मोदी जी को मिलेगी। और पिछले दोनों विजयों में महाराष्ट्र मोदी जी के साथ अग्रसर था, आगे था। हम कम नहीं रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। महाराष्ट्र कितना से, पिछली बार तो आपने कुछ बताया था, नंबर्स तो मैं फेज के बाद बताऊंगा आपको एग्जैक्ट नंबर। 5वीं फेज हो जाने दीजिए, पर मैं आज 4 फेज के बाद इतना कह सकता हूं, पिछले बार से कम नहीं। शुक्रिया आप मुझसे बात करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।